हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10 हिंदी व्याकरण के चैप्टर पद परिचय को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यह पूरा वीडियो डिटेल एक्सप्लेनेशन पर बेस्ड है और इसमें हर एक टॉपिक कवर है। ठीक, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पद परिचय। पद परिचय यानी पदों के व्याकरणिक परिचय को पद परिचय कहते हैं। पद यानी जो शब्द वाक्य में प्रयोग होते हैं उन्हें हम पद कहते हैं और उनका व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। अब इनका पद परिचय कैसे किया जा सकता है? इनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, इन सभी का परिचय देना होता है पद का इनके माध्यम से। तो यह पद परिचय कहलाता है। अब विकारी शब्द और अविकारी शब्द में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। देखिए, विकारी शब्द यानी वाक्य में प्रयुक्त होने पर जो शब्द लिंग, वचन, पुरुष, काल के प्रभाव से परिवर्तित होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। विकारी का मतलब ही होता है विकार, यानी जिसमें परिवर्तन हो जाए। तो जो शब्द लिंग, वचन, पुरुष, काल के प्रभाव से परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं और जो इनके प्रभाव से परिवर्तित नहीं होते हैं उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है। अब पदों का परिचय देने के लिए हमें समझना होगा कि पद का परिचय हम कैसे कैसे दे सकते हैं। पहला प्रकार हो जाएगा विकारी और दूसरा हो जाएगा अविकारी। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं, जबकि अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक आते हैं। विकारी यानी इनमें परिवर्तन हो सकता है परंतु इसमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं विकारी के पहले प्रकार से, जो कि संज्ञा है। संज्ञा तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा का अर्थ होता है नाम, और किसी भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। इनको बारी बारी करके समझते हैं। देखिए, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भी विशेष व्यक्ति, प्राणी या वस्तु का बोध जब हमें होता है वही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहता है। इसमें किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बताया जाता है, जैसे अशोक, चेतक, नवभारत टाइम्स, मेरठ, जयपुर आदि। यह विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणियों के नाम है, स्थान के नाम है और इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द एक ही जाति के विभिन्न व्यक्तियों, प्राणियों, स्थान एवं वस्तुओं का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसे इंग्लिश में कॉमन नाउन कहते हैं। यह सभी के लिए एक प्रकार इस्तेमाल होता है। किसी भी व्यक्तियों, प्राणियों, स्थानों एवं वस्तुओं का बोध कराते हैं जो कि एक ही जाति के होते हैं, जैसे पशु, मनुष्य, नदी, पहाड़, देश, भवन, मंदिर आदि। अब इसमें मान लीजिए नदी है, तो इसमें नदी किसी विशेष नदी के बारे में बात नहीं की गई है, बल्कि पूरी नदी जाति के बारे में बात की गई है। पहाड़ भी किसी एक विशेष पहाड़ के बारे में नहीं, बल्कि पूरे पहाड़ के बारे में बात की गई है, पूरे पहाड़ की जाति के बारे में बात की गई है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी गुण, दशा, भाव, अवस्था या स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव यानी जिसको हम
न देख सकते हैं न छू सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं। ठीक, तो इसी का बोध कराना ही भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसमें क्रोध, घृणा, ममता, भूख, थकावट, अहिंसा, मानवता आदि शब्द आ जाते हैं। अब आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा की ओर। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य यानी पदार्थ या धातु का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिट्टी, पीतल, घी, चावल, तांबा, चांदी, लकड़ी आदि। इसमें द्रव्य यानी पदार्थ और धातु का बोध हो रहा है इन शब्दों से, तो इसलिए यह द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। पांचवा प्रकार है समूहवाचक संज्ञा। किसी भी चीज का ग्रुप। जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, भीड़, परिवार, सेना, कक्षा, समिति आदि। जैसे परिवार में सदस्यों का समूह होता है, भीड़ में व्यक्तियों का समूह होता है, सेना में देश के वीर जवानों का समूह होता है, कक्षा में विद्यार्थियों का समूह होता है। तो समूह, किसी समूह का बोध होना ही समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। अब हमें देखना है कि हम संज्ञा पद का परिचय कैसे देते हैं। हमें संज्ञा पद का परिचय देने के लिए उसका भेद, संज्ञा का नाम, लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया से उसका संबंध क्या है, उसका उल्लेख करना होता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, वीरेश नदी में नाव चला रहा है। इसमें वीरेश, नदी और नाव, यह तीनों संज्ञा है। इनका विवरण देखिए। जैसे वीरेश, तो वीरेश एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। यह पुल्लिंग है, क्योंकि यह एक किसी पुल्लिंग यानी पुरुष के बारे में, लड़की के बारे में बात की जा रही है। यह एक वचन है और नाव चलाने का कार्य कर रहा है, इसलिए कर्ता कारक हो जाएगा, जो कि चला रहा क्रिया का कर्ता है। दूसरा आ जाता है नदी। नदी एक जातिवाचक संज्ञा है, जो कि स्त्रीलिंग और एक वचन आता है और इसमें अधिकरण कारक है। अधिकरण का विभक्ति चिन्ह होता है में या पर, इसलिए यह अधिकरण कारक है। अब आगे आते हैं नाव। नाव का पद परिचय देखिए। नाव एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें किसी विशेष नाव के बारे में बात नहीं की गई है। यह एक कॉमन नाव के बारे में बात की गई है। जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और यह इस वाक्य का कर्म है और चला रहा है क्रिया का कर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम संज्ञा का पद परिचय देते हैं। उसका हमें भेद बताना होगा, लिंग बताना होगा, वचन बताना होगा और कारक तथा क्रिया से उसका संबंध बताना होगा। एक और उदाहरण से समझिए। विकास के पिताजी सरकारी अस्पताल में डॉक्टर हैं। इसमें विकास, पिताजी और अस्पताल, डॉक्टर, यह संज्ञाएं हैं। इसमें विकास का पद परिचय देखिए। विकास एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यह एक विशेष लड़की के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर उसका नाम दिया गया है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। यह पुल्लिंग है, एक वचन है और संबंध कारक है। संबंध कारक का चिन्ह होता है का, की, के, रा, री, रे। ठीक है, तो इसमें के का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह संबंध कारक हो जाएगा। पिताजी एक जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है, क्योंकि इस वाक्य में कार्य करने का काम पिताजी का है। पिताजी डॉक्टर हैं। अस्पताल एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें किसी विशेष अस्पताल के बारे में बात नहीं की गई है। अस्पताल पुल्लिंग है, एक वचन है और अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है
ने में या पर। ठीक है। और डॉक्टर एक जातिवाचक संज्ञा है। इसमें पूरी डॉक्टर जाति के बारे में बात किया गया है। और पुल्लिंग है, एक वचन है और क्रिया का पूरक है क्रिया का पूरक। तो उम्मीद है कि आपको संज्ञा का पद परिचय देना आ गया होगा समझ। आगे बढ़ते हैं सर्वनाम की ओर। देखिए, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक, जिसे आप इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन बोलते हैं, उसी को हिंदी में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की कैटेगरी में रखा गया है। जिसमें उत्तम पुरुष में मैं, हम, मेरा, मुझे आता है। मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम में तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका आदि शब्द आते हैं। और अन्य पुरुषवाचक शब्द सर्वनाम में वह, वे यानी थर्ड पर्सन की बात करते हैं। अब सर्वनाम का दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय यानी निश्चित, पहले से स्पेसिफाइड। ठीक, किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि का निश्चित बोध कराने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। एक बार और, निश्चयवाचक सर्वनाम यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि का निश्चित बोध कराने वाले सर्वनाम निश्चितवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे आदि। इसमें निश्चितता का बोध हो रहा है, इसलिए यह निश्चितवाचक सर्वनाम के भेद के उदाहरण हो जाएंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी किसी घटना, वस्तु, स्थान, व्यक्ति के विषय में जब अनिश्चय की स्थिति हो वहाँ प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे कोई, कुछ। जैसे कोई बाहर बुला रहा है, तो इसमें कोई अनिश्चित व्यक्ति का बोध करा रहा है। इसमें कुछ निश्चित नहीं है कि कोई में कौन है, इसलिए यह अनिश्चितवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चौथा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम की। जिन सर्वनाम से किसी संज्ञा के विषय में प्रश्न का बोध हो वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। किसी भी सर्वनाम से जब हमें प्रश्न का बोध होता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कौन, क्या, कैसे आदि, इसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दर्शाते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई भी सर्वनाम शब्द जो किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दर्शाते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, जिस, जिससे, जिसे, जिसने आदि, यह संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं। और छठा प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वाक्य में कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं आदि। जैसे मैं यह कार्य अपने आप कर लूँगा, इसमें अपने आप निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब सर्वनाम पद का परिचय देने के लिए हमें किन किन चीज़ों का उल्लेख करना होता है।
अगर हम सर्वनाम पद का परिचय दे रहे हैं तो हमें सर्वनाम के भेद, लिंग, वचन, कारक और क्रिया से उसके संबंध का उल्लेख करना होता है। जैसे इस उदाहरण से समझिए, तुमने उसे क्या दिया। इस वाक्य में तुमने, उसे, क्या, यह तीनों सर्वनाम हैं जिनका परिचय निम्नलिखित है। पहले है तुमने। तुमने एक पुरुषवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुष है, जिसे आप सेकंड पर्सन बोलते हैं। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया है कि यहाँ पर स्त्रीलिंग की बात हो रही है या पुल्लिंग की, तो आप दोनों लिख सकते हैं। और यह एक वचन है और कर्ता कारक है, जो कि दिया क्रिया का कर्ता है। अब आते हैं उसे पे। उसे एक पुरुषवाचक सर्वनाम है जो कि अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। यह पुल्लिंग या स्त्रीलिंग दोनों में से कोई भी हो सकता है, एक वचन है और संप्रदान कारक है। संप्रदान यानी जिसमें हम कुछ प्रदान करते हैं। इसमें इस वाक्य में कुछ प्रदान करने की बात करी गई है, इसलिए संप्रदान कारक हो जाएगा। तीसरा है क्या। क्या एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है, एक वचन है, कर्म कारक दिया का क्रिया का कर्म है। कर्म कारक दिया क्रिया का कर्म है, ठीक है। दूसरा प्रकार है जो वहाँ खड़ा खड़ा रो रहा है, वह स्वयं हाथ तक नहीं हिलाता। इस वाक्य में जो, वह, स्वयं, यह तीनों सर्वनाम है और इनका पद परिचय निम्नलिखित है। जैसे जो संबंधवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, क्योंकि कार्य करने का कार्य करने वाला जो है। वह अन्य पुरुष है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है, जो कि हिलाना क्रिया का कर्ता है। हिलाने का कार्य करता है, इसलिए हिलाना क्रिया का कर्ता हो जाएगा। अब तीसरा है स्वयं। स्वयं एक निजवाचक सर्वनाम है। यह पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है, जो कि कर्म करता है, स्वयं। अब आते हैं विकारी शब्दों में विशेषण पर। विशेषता सूचित करने वाले शब्द अर्थात जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहा गया है। और विशेष यानी विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जो भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाएगी उसे ही विशेष्य कहा जाएगा। अब विशेषण के कितने भेद होते हैं, बारी बारी से समझते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। जिन विशेषणों से विशेष्य के गुणों का बोध हो उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वीर, अमीर, गरीब, खट्टा, मीठा आदि, कठोर आदि। इसमें हमें किसी भी वस्तु के गुण के बारे में पता चल रहा है, व्यक्ति के गुण के बारे में पता चल रहा है, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण यानी जिन विशेषणों से विशेष्य की मात्रा यानी माप तौल का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। किसी भी विशेषण शब्द से जब विशेष्य की मात्रा या फिर नाप तौल के बारे में पता चलता है उसे ही परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब इसमें भी प्रकार किए गए हैं। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में वस्तु या व्यक्ति का परिमाण निश्चित होता है। जैसे 4 मीटर कपड़ा, 2 लीटर दूध, 5 किलो चीनी, 3 किलो दाल। इन सभी में
निश्चितता का भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब दूसरा प्रकार है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में ढेर सारा मक्खन, सारा तेल, थोड़ा दूध, कुछ पुस्तकें आदि आते हैं, क्योंकि इसमें निश्चित नहीं है कि हम कितने की बात कर रहे हैं। अब तीसरा प्रकार है संख्यावाची विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से विशेष्य की संख्या संबंधी विशेषता का बोध होता है, उन्हें संख्यावाची विशेषण कहते हैं। जिन विशेषण शब्दों से विशेष्य की संख्या संबंधी विशेषता का बोध होता है, उन्हें संख्यावाची विशेषण कहते हैं। इसमें हमें संख्या का बोध होगा, यानी नंबर्स का बोध होगा। ठीक है। इसके भी दो प्रकार किए गए हैं, निश्चित संख्यावाची विशेषण और अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। अगेन वही है कि निश्चित यानी जिसमें निश्चितता होती है और अनिश्चित यानी जो निश्चित नहीं होता है। जैसे 30 साल 8 पुस्तकें 10वां स्थान, इसमें संख्या निश्चित है, इसलिए निश्चित संख्यावाची विशेषण हो जाएगा। और कुछ किताबें, अनेक साधक, सारे बच्चे, इसमें अनिश्चितता का भाव है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाची विशेषण हो जाएगा। चौथा प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले लगकर उनकी विशेषता बताने लगते हैं, उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जब कोई भी सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं, उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़का, लड़का तो संज्ञा है, उसके पहले वह का प्रयोग हुआ है जो कि सर्वनाम है, इसलिए अगर यह संज्ञा के पहले इस्तेमाल हुआ है तो यह सर्वनामिक विशेषण में आ जाएगा। ऐसे ही उदाहरण है इस घर वो आदमी। अब आते हैं क्रियात्मक विशेषण पर। जो क्रिया शब्द विशेषण कार्य करते हैं, उन्हें क्रियात्मक विशेषण कहते हैं। क्रियात्मक विशेषण कहते हैं। जैसे उगते चंद्र को अर्घ्य देकर वह सो गई। इसमें उगते एक क्रिया है और इस क्रिया के माध्यम से यह दिखाया जाता है कि जो क्रिया शब्द विशेषण का कार्य करते हैं। ऐसे ही भागते भूत की लंगोटी भली, इसमें भागते शब्द क्रिया है और यह विशेषता बता रहा है, इसलिए यह क्रियात्मक विशेषण हो जाएगा। अर्थात यह हम कह सकते हैं कि जो क्रिया शब्द विशेषण का कार्य करते हैं, उन्हें क्रियात्मक विशेषण कहते हैं। आगे देखिए, विशेषण पदों का परिचय किस प्रकार से दिया जाता है। वह लड़की बहुत सुंदर है। इसमें वह, बहुत, सुंदर, यह तीनों विशेषण हैं। इनका परिचय देखिए। किसी भी विशेषण पद का परिचय देने से पहले हमें यह जानना होगा कि हमें उसमें उल्लेख किस चीज़ का करना रहता है। जब हम किसी विशेषण पद का परिचय देते हैं तो उसके लिए हमें विशेषण के भेद का नाम, लिंग, वचन तथा जिस विशेष्य की विशेषता बताया जा रहा है उसका उल्लेख करना होता है। देखिए उदाहरण से, वह लड़की बहुत सुंदर है। इसमें वह, बहुत, सुंदर, यह तीनों विशेषण हैं। ठीक, क्योंकि लड़की संज्ञा है और इससे पहले सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, इसलिए वह सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। लड़की के लिए इस्तेमाल है तो स्त्रीलिंग एक वचन है और लड़की विशेष्य का विशेषण है। अब बहुत अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण प्रविशेषण है, जो कि सुंदर विशेषण का प्रविशेषण है। ठीक, प्रविशेषण यानी विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले ऐसे शब्दों को प्रविशेषण शब्द कहते हैं। जो शब्द विशेषण शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। इसलिए यहाँ पर बहुत प्रविशेषण हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। सुंदर। सुंदर इसमें किसी गुण का व्याख्या की जा रही है, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। लड़की के लिए है तो स्त्रीलिंग एक वचन है और लड़की विशेषिका विशेषण है सुंदर। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको विशेषण का पद परिचय देना आ गया है और विशेषण भी पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्रिया की तरफ कि क्रियापद का परिचय कैसे देते हैं। उससे पहले हमें क्रिया के बारे में डिटेल में जानना होगा, तो चलिए जानते हैं। क्रिया जिन शब्दों से किसी कार्य के किए जाने या होने, किसी घटना या प्रक्रिया के घटित होने या किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की स्थिति या अवस्था का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। किसी भी कार्य के होने या करने का भाव जो होता है वही क्रिया कहलाता है। अब क्रिया के दो अंश होते हैं, यानी क्रिया दो अंग से मिलकर बनी होती है। पहला है मुख्य क्रिया और दूसरा है सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया को आप इंग्लिश में मेन वर्ब बोलते हैं और सहायक क्रिया को हेल्पिंग वर्ब। मुख्य क्रिया का मतलब यह है कि क्रियापद के जिस अंश से क्रिया का मुख्य अर्थ का ज्ञान होता है उस अंश को मुख्य क्रिया कहते हैं। देखिए, कोई भी क्रियापद है उसमें जिस अंश से मुख्य अर्थ का ज्ञान होगा वही मुख्य क्रिया कहलाएगी और जो बाकी शेष बचेगा उसको सहायक क्रिया बोलते हैं, जो कि मुख्य क्रिया की सहायता करती है। जैसे वर्षा हो रही है, वह खाना खा चुका है। इन दोनों वाक्यों में हो और खा मुख्य क्रियाएं हैं तथा रही है और चुका है सहायक क्रियाएं हैं। अब आते हैं मूल क्रिया क्या होती है। जो क्रियाएं मूल धातु से बनती हैं उन्हें मूल क्रियाएं कहते हैं। जैसे खाना, हंसना, लिखना आदि, यह सब मूल धातु से बनी हैं, इसलिए यह मूल क्रियाएं हो जाएंगी। यह क्रियाएं मूल धातु से बनी हैं और क्रिया का मूल रूप ही धातु कहलाता है। अब आते हैं क्रिया के भेद पर। वैसे क्रिया के 3 प्रकार से भेद किए जाते हैं। पहला है कर्म के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर और तीसरा है वाक्य में प्रयुक्त स्थान के आधार पर। तो पहले से स्टार्ट करते हैं कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया यानी वाक्य में जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती है, अर्थात क्रिया का फल कर्ता पर पड़े, वह अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक मतलब जिस वाक्य में कर्म न हो, जिस क्रिया में कर्म न हो और क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब अकर्मक क्रिया में भी 2 प्रकार किए गए हैं, पूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया। पूर्ण अकर्मक क्रिया यानी पूर्ण अकर्मक क्रिया अपने आप में पूर्ण होती हैं। इन्हें अपना अर्थ व्यक्त करने के लिए किसी पूरक की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हंसना, रोना, आना, जाना, होना आदि, यह सब पूर्ण अकर्मक क्रियाएं हैं। अपूर्ण अकर्मक क्रिया यानी यह अपने अर्थ को व्यक्त नहीं कर पाती हैं, इसके लिए इन्हें कर्ता से संबंध रखने वाले किसी पूरक जो संज्ञा विशेषण हो सकते हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे होना, रहना, निकलना आदि। सकर्मक क्रिया, वाक्य में जो क्रिया कर्म की अपेक्षा रखती हैं उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। सिंपल सी बात यह है कि सकर्मक यानी कर्म के साथ जिन वाक्यों में कर्म उपस्थित होगा वह सकर्मक क्रियाएं कहलाएंगी। इसमें भी है 2 प्रकार, पूर्ण सकर्मक क्रियाएं और अपूर्ण सकर्मक क्रियाएं। पूर्ण सकर्मक क्रियाएं पूर्ण सकर्मक क्रियाएं अर्थ के स्तर पर स्वयं को व्यक्त करने में पूर्ण होती हैं और अपूर्ण सकर्मक क्रियाएं
कर्म के होते हुए भी खुद को स्पष्ट नहीं कर पाती हैं, जैसे मानना, बनाना, समझना, चुनना आदि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं रचना के आधार पर क्रिया के भेद के बारे में पढ़ने के लिए। रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद किए गए हैं मुख्यतः से। पहला है सामान्य क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। सामान्य क्रिया से स्टार्ट करते हैं। सामान्य क्रिया जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे कोई भी वाक्य है उसमें जब सिर्फ एक क्रिया होगी उसे सामान्य क्रिया कहेंगे। जैसे सीता ने रोटी खाई, इसमें सिर्फ एक क्रिया है खाई। ठीक है, इसलिए यह सामान्य क्रिया हो जाएगी। दूसरा आता है संयुक्त क्रिया। जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती हैं तब वे संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती हैं तब वह संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक, जैसे माताजी ने प्रसाद बांट दिया, इसमें 2 अलग अलग क्रियाएं हैं, पहला है बांट और दूसरा है दिया। यह दोनों संयुक्त रूप से एक साथ आकर संयुक्त क्रिया की रचना कर रही हैं। ठीक है, इसलिए यह संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आएगा। अब तीसरा है नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ एक संज्ञा है, अब इसको क्रिया बनाने के लिए हथियाना बना दिया गया है। अपना है तो अपनाना, गर्म है तो गरमाना। ठीक है, चौथा प्रकार है प्रेरणार्थक क्रिया, जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, इसलिए वह प्रेरणार्थक क्रिया हो जाता है। अपने कार्य न कर किसी और को कहना या किसी और को प्रेरित करना उस कार्य के लिए, वही प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं। अब प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जब कर्ता स्वयं प्रेरक बनकर अन्य किसी कार्य करने की प्रेरणा देता है, उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जब कोई भी कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है तो उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक, दोनों को हमने समझ लिया। अब एग्जाम्पल देखते हैं प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का। मैं आपको कहानी सुनाऊंगी। इसमें कर्ता स्वयं प्रेरित होकर अन्य को भी करने के लिए प्रेरित कर रहा है। ठीक है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में डॉक्टर नर्स से रोगी को दवा दिलवाता है। इसमें डॉक्टर नर्स को प्रेरित कर रोगी को दवा दिलवाता है। अब है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया किसी भी वाक्य में मुख्य क्रिया पहले वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। एक बार फिर से, किसी भी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे अनिल पढ़कर खेलने लगा, इसमें पढ़कर पहले कार्य हुआ है और खेलने लगा बाद में हुआ है, इसलिए यह पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है अनुकरणात्मक क्रिया। कुछ क्रियाएं ध्वनि के अनुकरण से बनती हैं, इसलिए इन्हें अनुकरणात्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे खटखटाना, बड़बड़ाना, फड़फड़ाना आदि, यह सब अनुकरणात्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। उम्मीद है कि रचना के आधार पर क्रिया के भेद आपको समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं
वाक्य में प्रयुक्त स्थान के आधार पर क्रिया के भेद। वाक्य में प्रयुक्त स्थान के आधार पर क्रिया के भेद हैं। समापिका क्रिया, वाक्य के अंत में आने वाली अथवा वाक्य के समाप्त करने वाली क्रिया को समापिका क्रिया कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें पढ़ता है और प्रधानमंत्री ने भाषण दिया, इसमें समापिका क्रिया है, इसमें समाप्त हो रहा है, अंत में वाक्य समाप्त करने वाली क्रिया समापिका क्रिया कहलाती है। असमापिका क्रिया यानी वाक्यों के अंत में न आकर वाक्य में अन्य किसी भी स्थान पर प्रयुक्त होने वाली क्रिया असमापिका क्रिया होती है। देखिए, वाक्य के अंत में न आकार वाक्य में या फिर अन्य स्थान पर प्रयोग होने वाली असमापिका क्रिया कहलाती है। ठीक, जैसे मैं चलते चलते थक गई, इसमें लास्ट में न होकर किसी भी पहले या फिर बीच के स्थान में असमापिका क्रिया हुई है। जैसे इसमें असमापिका क्रिया है चलते चलते। अब दूसरा है रोते हुए बच्चे अच्छे नहीं लगते, इसमें है रोते हुए। ठीक, यह असमापिका क्रिया है। अब आते हैं पूर्वकालिक क्रिया पे। कुछ लोग पूर्वकालिक क्रिया को वाक्य में प्रयुक्त स्थान के बेस पे मानते हैं और कुछ रचना के आधार पर मानते हैं। तो इसका उदाहरण देखिए, पिताजी खाना खाकर कचहरी गए, इसमें खाना खाना पहले हुआ है और कचहरी जाना बाद में। ठीक, तो यह पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। अब आते हैं तत्कालिक क्रिया। यह क्रिया मुख्य क्रिया से पहले संपन्न होती है, परंतु इसमें और मुख्य क्रिया इनके क्रम का होता है। इनमें कोई अंतर नहीं होता है, अंतर केवल इनके क्रम का होता है। ठीक, जैसे वह गिरते ही बेहोश हो गया, मड़ी माँ ने वह गिरते ही बेहोश हो गया। इसमें दोनों का समय एक ही है, परंतु क्रम अलग अलग है। पहले गिरे और फिर बेहोश हो गए। ठीक, अब दूसरा है एग्जाम्पल, मड़ी माँ को देखते ही रोने लगा। इसमें मड़ी माँ को देखकर रोने लगा, यह एक तात्कालिक क्रिया है क्योंकि माँ को देखते ही रोने लगा। रचना के आधार पर एक और क्रिया होती है समस्त या समासिक क्रिया। दो धातुओं के योग से बनने वाली क्रियाएं समस्त क्रियाएं कहलाती हैं। इनमें दो क्रियाएं मिलकर द्वंद्व समास का एक पद के रूप में कार्य करती हैं, इसलिए इसे समासिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह चल फिर नहीं सकता, इसमें चल फिर द्वंद्व समास के एक पद के रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक, तो यह समस्त या समासिक क्रिया का उदाहरण है। खूब पढ़ो लिखो, इसमें भी पढ़ो लिखो पद का परिचय दिया गया है। इसमें दो क्रियाएं मिलकर द्वंद्व समास एक पद के रूप में कार्य करती हैं। अब आते हैं क्रियापदों का परिचय कैसे दें। देखिए, क्रियापदों का परिचय हम देने के लिए निम्नलिखित बातों का उल्लेख करना होता है। ठीक, अब क्रिया के लिए हम क्रिया के भेद, लिंग, वचन, पुरुष, धातु, काल, वाच्य, प्रयोगकर्ता तथा कर्म का उल्लेख करते हैं। ठीक, जैसे इस उदाहरण से देखिए, भाग जाओ और उसे बुला लाओ, भाग कर जाओ और उसे बुला लाओ। इसमें भाग कर पूर्वकालिक क्रिया है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रकार्य है। जाओ अकर्मक क्रिया है, मध्यम पुरुष
जा धातु वर्तमान काल, कर्तृवाच्य, एकवचन और उभयलिंग। ठीक। बुला लाओ यानी संयुक्त क्रिया, सकर्मक, वर्तमान काल, एकवचन, कर्तृवाच्य, उभयलिंगी। ठीक। इस प्रकार से क्रिया के पदों का परिचय दिया जाता है। तो अब तक हमने विकारी शब्दों के बारे में और उनके पद परिचय के बारे में पढ़ लिया है और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं अविकारी पद के परिचय के ओर। तो इससे पहले हमें अविकारी पदों के बारे में जानना होगा। अविकारी पदों के अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक आते हैं। बारी बारी से सबको पढ़ते हैं। पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। अगर कोई भी शब्द क्रिया की विशेषता बता रहा है तो उसे क्रिया विशेषण कहेंगे। अब क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। पहले पढ़ते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। रीतिवाचक क्रिया विशेषण यानी जो क्रिया विशेषण क्रिया के घटित होने के तरीके, विधि या रीति से संबंधित विशेषता बताते हैं, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अगर हमें कोई भी शब्द या कोई भी क्रिया विशेषण क्रिया के घटित होने के तरीके, उसके ढंग, उसके तरीके, उसकी विधि के बारे में विशेषता बताते हैं तो वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे धीरे, शीघ्र, ध्यानपूर्वक, अचानक, अक्सर, प्रायः, अकस्मात, अतएव, बिल्कुल आदि। यह सभी क्रिया के रीति के बारे में बताते हैं। अगर हमें किसी भी शब्द में, किसी भी वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण का पता लगाना है तो हम उस वाक्य में कैसे शब्द लगाकर प्रश्न करेंगे। जैसे राम धीरे धीरे चलता है, तो इसमें धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि अगर हम प्रश्न करें राम कैसे चलता है तो हमें उत्तर मिलेगा धीरे धीरे, यानी राम धीरे चलता है। यह धीरे शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब आते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण पर। जो क्रिया विशेषण क्रिया के घटित होने का स्थान का बोध कराते हैं कि क्रिया कहीं हुई है, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए, अगर कोई भी क्रिया विशेषण है, वह क्रिया के घटने का जगह के बारे में बता रहे हैं, उसके स्थान के बारे में बोध करा रहे हैं, तो वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। जैसे यहाँ, वहाँ, आगे, पीछे, बाहर, इधर, ऊपर, नीचे, आस पास, आमने सामने, दूर, पास, अंदर, भीतर आदि। यह सब शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अगर हमें किसी भी वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण का पता लगाना है तो हम उस वाक्य में कहाँ लगाकर प्रश्न पूछेंगे। जैसे राम बाहर गया है, तो इस वाक्य में हम कहाँ लगाकर अगर प्रश्न करें, जैसे राम कहाँ गया है, तो हमें उत्तर मिलेगा बाहर, इसलिए बाहर स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब आते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण पर। कालवाचक क्रिया विशेषण यानी जो क्रिया विशेषण क्रिया के घटित होने के समय का बोध कराती हैं और उन्हें कालवाचक विशेषण क्रिया विशेषण कहते हैं। अगर कोई भी क्रिया विशेषण क्रिया के घटित होने के समय के बारे में बताता है, समय के बारे में बोध कराता है, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। काल यानी समय होता है। अब इसके अंतर्गत आजकल, सुबह, शाम, दोपहर, रोज, प्रतिदिन, अभी, अब, सदैव, नित्य आदि शब्द आते हैं। जैसे अगर हमें पता करना हो कि कालवाचक क्रिया विशेषण किसी भी वाक्य में कौन सा है, तो हम उस वाक्य से कब लगाकर प्रश्न करेंगे।
जैसे वह रोज स्कूल जाता है। तो इस वाक्य में अगर हम कब लगाकर प्रश्न करें तो वह कब स्कूल जाता है, तो हमें उत्तर मिलेगा रोज। अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें, सुबह में बारिश हुई। इसमें अगर हम कब लगाकर प्रश्न करें कि कब बारिश हुई, तो हमें उत्तर मिलेगा सुबह। इसलिए सुबह काल के बारे में बता रहा है, तो यह कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब आते हैं चौथे प्रकार पर, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया के परिमाण या मात्रा से संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं कि क्रिया कितनी मात्रा में या परिणाम में हुई है, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए, परिमाण यानी मात्रा। अगर कोई भी क्रिया विशेषण हमें क्रिया के मात्रा के बारे में विशेषता बता रहा है, मात्रा से संबंधित विशेषता का बोध करा रहा है, तो वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत कम, अधिक, ज़्यादा, अति, थोड़ा, पर्याप्त, काफ़ी, खूब, तनिक आदि शब्द आते हैं। अगर हमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण पता लगाना है कि किसी भी वाक्य में कौन सा है, तो हम उससे कितना लगाकर प्रश्न करेंगे। जैसे मोहन कम बोलता है, तो इसमें अगर हम कितना लगाकर प्रश्न करें कि मोहन कितना बोलता है, तो हमें उत्तर मिलेगा कम। तो इसलिए कम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब आते हैं कि क्रिया प्रविशेषण क्या होता है। क्रिया प्रविशेषण यानी जिस प्रकार से विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं, उसी प्रकार से क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया प्रविशेषण कहते हैं। जो भी शब्द अगर क्रिया विशेषण की विशेषता बताएंगे, उन्हें क्रिया विशेषण यानी क्रिया प्रविशेषण कहेंगे। जैसे मधुर बहुत अच्छा लिखता है, इसमें लिखता है क्रिया है और इसकी विशेषता बता रहा है अच्छा, और अच्छा की विशेषता बता रहा है बहुत, इसलिए बहुत क्रिया प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं कि क्रिया विशेषण के पद का परिचय किस प्रकार से दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल से देखिए, आप शांतिपूर्वक भीतर बैठिए, मैं अभी आती हूँ। इस वाक्य में शांतिपूर्वक, भीतर और अभी यह सब क्रिया विशेषण है, क्योंकि यह क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। देखिए, शांतिपूर्वक का अगर हम परिचय दें, तो अगर हमें क्रिया विशेषण पद का परिचय देना है, तो हमें क्रिया विशेषण के भेद तथा जिस क्रिया से वह विशेषता बता रहे हैं, जिस क्रिया की, उसके बारे में उल्लेख करना होता है। ठीक है। याद रखिएगा कि अगर हम क्रिया विशेषण पदों का परिचय दे रहे हैं, तो हमें क्रिया विशेषण के भेद तथा जिस क्रिया की वह विशेषता बता रहा है, उसका उल्लेख करना होगा। जैसे इस एग्जाम्पल से देखिए, इसमें शांतिपूर्वक, भीतर और अभी यह तीनों क्रिया विशेषण थे। तो शांतिपूर्वक एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि यह क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के तरीके यानी विधि के बारे में बता रहा है। अगर हम कैसे लगाकर प्रश्न करें, तो हमें उत्तर मिलेगा शांतिपूर्वक। जैसे आप शांतिपूर्वक भीतर बैठिए, मैं अभी आती हूँ। अगर हम क्वेश्चन करें, आप शांतिपूर्वक भीतर बैठिए, आप कैसे भीतर बैठिए, तो हमें उत्तर मिलेगा शांतिपूर्वक। इसलिए यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। यौगिक क्रिया विशेषण है। यौगिक यानी जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं या उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर बने होते हैं। जैसे शांतिपूर्वक दो शब्दों से बना है, शांति और पूर्वक से, इसलिए यह यौगिक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब आते हैं भीतर पर। भीतर एक स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि यह स्थान का बोध करा रहा है।
मूल क्रिया है क्योंकि इसमें ना तो उपसर्ग प्रत्यय लगा है, ना ही ये दो शब्दों से मिलकर बना है, इसलिए यह मूल क्रिया विशेषण हो जाएगा। और यह बैठिए क्रिया का स्थान का सूचक है, उसके स्थान के बारे में बता रहा है। और तीसरा है अभी। अभी यानी यह काल के बारे में बता रहा है, समय के बारे में बता रहा है, इसलिए यह कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। और यह मूल क्रिया विशेषण है। जैसे अभी, अभी में भी ना कोई प्रत्यय और ना ही कोई उपसर्ग लगा है, और यह किसी और शब्द से मिलकर नहीं बना है, इसलिए अभी मूल क्रिया विशेषण है और आती हूँ क्रिया के समय का सूचक है। अब आते हैं संबंध बोधक अव्यय पर। वे अव्यय या अविकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से जोड़ते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। संबंध बोधक यानी उनका संबंध किसी और वाक्य के संज्ञा या सर्वनाम से दिखाते हैं। जैसे संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत के पहले, की ओर, की तरफ, के साथ, के संग आदि शब्द आते हैं। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, धन के बिना जीवन व्यर्थ है। इसमें के बिना संबंध बोधक अव्यय है क्योंकि यह धन और जीवन के बीच एक संबंध स्थापित कर रहा है, इसलिए यह संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। संबंध बोधक अव्यय का पद परिचय कैसे देते हैं, यह देखते हैं। देखिए, कोठी के आसपास कच्चे घर हैं। इसमें के आसपास यह एक संबंध बोधक अव्यय है जो कि कोठी और घर के मध्य संबंध स्थापित कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है, वह बच्चों के साथ मेला देखने गया। इसमें बच्चों और मेला के बीच के साथ जो शब्द है, यह एक संबंध बोधक अव्यय है क्योंकि यह बच्चों और मेला के बीच संबंध स्थापित कर रहा है, इसलिए यह संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। और संबंध बोधक अव्यय का परिचय हम इस प्रकार देते हैं। देखिए, अगर हम संबंध बोधक पदों का परिचय देते हैं तो हमें पद का नाम और वह किस संज्ञा सर्वनाम का संबंध दर्शा रहा है उसके बारे में उल्लेख करना रहता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं समुच्चय बोधक अव्यय पर। जो अव्यय दो शब्दों, दो वाक्यांशों अथवा दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक या योजक अव्यय कहते हैं। कोई भी शब्द अगर किसी दो शब्द, वाक्यांश अथवा दो वाक्यों को जोड़ता है तो उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के भी दो प्रकार हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक का अर्थ है कि यह समान स्थिति वाले शब्दों को जोड़ने का काम करेगा। दो समान स्तर के वाक्यों, वाक्यांशों या शब्दों को जोड़ेगा। जैसे इसमें संयोजक के अंतर्गत और, तथा, एवं, व आदि शब्द आते हैं। विकल्प सूचक यानी इसमें या, अथवा, या, न की आते हैं। विरोध सूचक में किंतु, परंतु, पर, लेकिन, बल्कि, मगर, अपितु आदि शब्द आते हैं। और परिणाम सूचक में इसलिए, अतः, फलतः, अतएव आदि शब्द आते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय दो समान स्तर के वाक्यों या वाक्यांशों के बीच संबंध स्थापित करेंगे, यानी उन दोनों वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ेंगे जो समान स्तर के हों। उन दोनों की एक दूसरे के ऊपर निर्भरता नहीं दर्शाएंगे। और व्याधिकरण अव्यय यानी यह एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य को मुख्य उपवाक्य से जोड़ने का काम करते हैं। इसमें व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय जो होते हैं वो आश्रित उपवाक्य को मुख्य उपवाक्य के ऊपर निर्भर करने का काम करते हैं, यानी जोड़ने का काम करते हैं, परंतु निर्भरता
एक दूसरे के ऊपर बनी रहती है। इसके अंतर्गत हेतु बोधक में इस कारण इसलिए क्योंकि चूंकि आदि शब्द आते हैं। संकेत बोधक, स्वरूप बोधक, उद्देश्य बोधक। इसके अंतर्गत यद्यपि, तथापि, यदि, तो, चाहे, अर्थात यानी, मानो, यहाँ तक कि आदि शब्द या ताकि, जिससे कि आदि शब्द आते हैं। समुच्चय बोधक पदों का परिचय कैसे देते हैं यह देख लेते हैं। देखिए, एग्जाम्पल से देखते हैं। मनीष और मिताली संयुक्ता के घर गए परंतु वह नहीं थी। इस वाक्य में मन और परंतु शब्द समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। इसमें और पद का परिचय समुच्चय बोधक समानाधिकरण संयोजक अव्यय है, क्योंकि यह दो बराबर के शब्दों को जोड़ रहे हैं और मिताली और मनीष को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। और परंतु समुच्चय बोधक समानाधिकरण अव्यय है, परंतु विरोध सूचक है और जो दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है, ऐसा लग रहा था मानो भूकंप आ गया हो। इसमें मानो शब्द समुच्चय बोधक है और यह व्याधिकरण स्वरूप बोधक अव्यय है, जो कि दो उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। इसी तरह से आपको पदों का परिचय देना होगा जब आपको समुच्चय बोधक पद का परिचय के बारे में पूछे। अब आते हैं लास्ट पे, विस्मयादि बोधक अव्यय। जो अव्यय विस्मय, शोक, घृणा, लज्जा, दुख, पीड़ा आदि मनोभावों का बोध कराते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जो भी अव्यय हमें शोक, घृणा, लज्जा आदि मनोभाव यानी मन के भावों का बोध कराते हैं, तो उसे हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहेंगे। इसमें विभिन्न मनोभावों को व्यक्त करने के लिए अलग अलग विस्मयादि बोधक के प्रकार किए गए हैं। जैसे अगर हम आश्चर्यचकित होते हैं तो इसमें ओह, अरे, ए, क्या आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। हर्ष यानी अगर हमारे अंदर खुशी होती है तो हम आहा, वाह, खूब, बहुत खूब इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगर शोक हो तो हाय, हा, उफ का प्रयोग करते हैं। अगर किसी चीज़ की प्रशंसा करनी हो तो शाबाश, सुंदर, बहुत अच्छा शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगर किसी चीज़ से घृणा आ रही हो तो छी छी, हट, धत का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा भी और भी शब्द होते हैं। जैसे अगर हम किसी को संबोधित करते हैं तो हम संबोधन का प्रयोग करेंगे, जैसे अरे, ओ, हे, अजी इन शब्दों का प्रयोग करेंगे अगर हमें किसी को संबोधित करना हो। अगर किसी को चेतावनी देनी हो तो सावधान, होशियार, बचो इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। अगर स्वीकृति यानी स्वीकार करने का भाव दिखाना हो तो ठीक, अच्छा, जी हाँ, बिल्कुल इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। विस्मयादि बोधक पदों का परिचय कैसे देते हैं ये इस उदाहरण से समझिए। इसमें हमें बताना होता है, पद का नाम के बारे में बताना होता है और जो मनोभाव हमारे मन में उत्पन्न हुआ है उसका उल्लेख करना होता है। जैसे वाह, क्या छक्का मारा है। इस वाक्य में वाह शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय है और यह हर्ष दिखा रहा है, यह खुशी दिखा रहा है, इसलिए हर्ष सूचक अव्यय होगा। दूसरा एग्जाम्पल है, उफ कितनी गर्मी है। इसमें उफ शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय है और इसमें पीड़ा, परेशानी की सूचना दी गई है, इसलिए यह पीड़ा सूचक अव्यय हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमें अविकारी और विकारी शब्दों के पद परिचय देने थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको सब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।